हरप्रीत नाम का एक लड़का इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो अपलोड कर देता है। वीडियो बड़ा सामान्य सा था कि वो गाड़ी में जा रहा है, सफ़र कर रहा है। दो 500 के नोटों की गड्डियाँ डैशबोर्ड पर पड़ी हुई हैं। कभी वो अपने हाथों में उन गड्डियों को हिलाता है और म्यूज़िक बज रहा है। बहुत सामान्य सा वीडियो था, लेकिन जैसे वीडियो ये सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है तो उसके एक चाहने वाला पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि हरप्रीत के पास इतने पैसे नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले उसकी बात सुन के हंस रहे थे कि 1 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, तुम अपना काम करो। तभी उसका दोस्त कहता है, उसका चाहने वाला कहता है कि आप इस मामले की जांच करिए कि हरप्रीत ये 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर आया। जब वो जिद करने लगता है तो उसकी जिद के आगे पुलिस टूट जाती है और आखिरकार पुलिस इस हरप्रीत को अपने कब्जे में लेती है और इससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में पूछा गया कि 1 लाख रुपए कहाँ से आए, 500 के नोटों की गड्डियाँ कहाँ से आईं। पहली बार में सवाल पूछा गया था, आसानी से जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन हरप्रीत सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। जब नहीं दे रहा था तो पुलिस का शक बढ़ जाता है और जब शक बढ़ जाता है तो पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ कर रही थी और पूछताछ करने में फिर वो लड़का एक जगह लेके जाता है, यानी कि एक घर में एक सेप्टिक टैंक बना हुआ था, लैट्रीन का गड्ढा, टॉयलेट का गड्ढा। उस गड्ढे में एक आदमी को उतारा जाता है, जिसमें जाता है तो उसमें लगभग 50 लाख रुपए की नकदी गड्डियाँ की गड्डियाँ पड़ी हुई थी। दूसरी जगह लेके जाता है, वहाँ 1 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है। तीसरी जगह लेके जाता है तो वहाँ लगभग 40 लाख के आसपास रुपए था। इस तरह से धीरे धीरे करके पुलिस उसे अलग अलग लेके जा रही थी और उसने थोड़ी ही देर में, कुछ ही घंटों में 5 करोड़ 70 या 75 लाख रुपए के आसपास की रकम जो पुलिस के हवाले की है। तो उससे पूछा गया कि ये रकम आई तो कहाँ से आई, कैसे आई। तो उसने एक नाम लिया, नाम था डाकू हसीना। अब ये नाम तो दिया हुआ पुलिस का था, लेकिन डाकू हसीना कौन थी? उस हसीना को लोग मोना के नाम से भी जानते थे। आज कहानी उसी मोना की है जिसकी माँ बर्तन मांजकर, सफाई करके घर घर की वो अपने परिवार का भरण पोषण करती थी और उसकी लड़की ने थोड़े बहुत नहीं 8 करोड़ 49 लाख रुपए पर जब हाथ साफ किया तो उस प्रदेश की पुलिस, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की रातों की नींद उड़ गई थी। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में एक रील के माध्यम से इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो वाकई एक ऐसा नाम जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक शहर है, एक जगह है लुधियाना, और उसी से लगा हुआ एक इलाका है राजगुरु नगर। दरअसल राजगुरु नगर में एक बहुत बड़ी वारदात हो चुकी थी और पुलिस इस वारदात को खुलासे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। ऐसी कौन सी जगह थी जहां पुलिस जा नहीं रही थी? तभी एक नाम मिलता है डाकू हसीना का। अब पुलिस डाकू हसीना के घर पे जाती है। डाकू हसीना का जो घर होता है ये लुधियाना के डेलहो में होता है। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद उससे बातचीत करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका। तो नाम पता चलता है कि मनदीप कौर मोना उर्फ डाकू हसीना। इसके बारे में जब पता किया जाता तो इसकी माँ झाड़ू पोंछा करके, सफाई वगैरह करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम काका होता है और दूसरे बेटे का नाम हरप्रीत होता है। ये जो लड़की है अक्सर अपनी नानी के यहाँ पर रहकर पली बड़ी है, ज़्यादातर वहीं रहती थी, लेकिन कभी कभार यहाँ अपनी माँ के पास भी आ जाया करती थी, अपनी माँ के घर भी आ जाया करती थी। लेकिन लड़की का जो तौर तरीके थे, लोगों से बातचीत करना, कई कई दिन तक अचानक से गायब होना, जो बड़ा भाई होता है उसको इसके चाल चलन ये सब पसंद नहीं थे। अक्सर बड़ा भाई छोटी बहन को डांटता था, फटकारता था कि ये सब जो तुम करती हो वो अच्छा नहीं लगता। वक्त आगे बढ़ रहा था और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब लड़की धीरे धीरे बड़ी भी होती है। साथ ही सोशल मीडिया का ज़माना आता है, ऑनलाइन ख़रीदारी करने का ज़माना आता है। ऑनलाइन कभी फ्रीज़ मंगा लिया, कभी इसने वॉशिंग मशीन मंगा ली, कभी मोबाइल मंगा लिया। इस तरह से अलग अलग सामानों को ये किस्तों पर ख़रीद लिया करती थी और ख़रीदते ख़रीदते वो जब उसके पैसे नहीं देती थी, दुकानदार आके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते थे, परेशान करते थे कि जो पैसे हमारे तुम्हारे पास हैं वो वापस करो, नहीं तो हम सामान लेके चले जाएंगे। अक्सर घर में इसी तरह का दंगा फसाद होता था, कोई ना कोई आकर परेशान करता था। अभी लड़की सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और अपनी जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स होती थी, अपनी जो वीडियो होती थी, अपनी जो चाहे डांस करने की हो, चाहे वो किसी की लिप सिंक करने की हो, कुछ भी इस तरह की वीडियो वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी। और अपलोड करते करते दिसंबर 2023 की ये बात है, जब ये अपनी वीडियो को अपलोड कर रही थी तो एक लड़का जानबूझकर कहें या फिर उसे वो लड़की पसंद आने लगी थी, उसकी हर एक वीडियो को, हर एक फ़ोटो को वो लाइक करने लगा। इतना लाइक करता था, कमेंट भी करता था और ये बात मोना यानी कि मनदीप कौर को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी।
जब मनदीप कौर को पसंद आने लगी तो इसने इसके मैसेज का भी जवाब देना शुरू कर दिया। 2.5 महीने तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते थे। जब मौका मिला तब बातें करते थे, जब मौका मिला तब अपने सुख की दुख की ये बातें भी शेयर किया करते थे, फोटोग्राफ से शेयर किया करते थे, कभी वीडियो कॉल किया करते थे। तभी उस लड़के ने, जिस लड़के का नाम होता है जसविंदर, जो कि बरनाला का रहने वाला है, रामगढ़िया रोड पर ये बरनाला एक जगह लगती है, जसविंदर ने अपने प्यार का इजहार किया और प्यार का इजहार करते ही मनप्रीत कौर वो भी इसकी बातों में आ जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा करते हैं। 16 फरवरी 2023 को शादी कर लेते हैं। शादी हो जाती है। अब ये लड़का है कि मॉकटेल कंपनी वगैरह जो होती हैं इनमें काम कर रहा था, लेकिन ये जो लड़की होती है, इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी की अभी आधी अधूरी सच्चाइयाँ बताई थी, पूरी जानकारी नहीं दी थी। जब पुलिस वाले इस मामले की पड़ताल कर रहे थे तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जो जसविंदर है इसका ये चौथा पति है। 3 पति ये पहले ही छोड़ चुकी है, 3 पति से पहले ही तलाक ले चुकी है। अब जसविंदर इसका चौथा पति है। जसविंदर इस बात को नहीं जानता था, लेकिन एक और बात थी, जसविंदर के साथ साथ इसने किसी पर मुकदमा दर्ज कराया था और वो भी दुष्कर्म का मुकदमा था। लुधियाना कोर्ट में उस मामले की सुनवाई चल रही थी। अक्सर इसको जाना होता था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होते थे। तभी इसने सोचा कि रोज़ रोज़ कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने से अच्छा है कि यहीं पर वो अपना काम शुरू कर दे। तो वहाँ पर देखने वाले में बेहद खूबसूरत, अच्छी, हर कोई उसे देखे तो एक बार मुड़ के दोबारा और देखने की कोशिश करे। तो उसने वहाँ पर कोर्ट में मुंशीगिरी का काम करना शुरू कर दिया और मुंशीगिरी का काम करती थी तो इसलिए दिन भर वो कोर्ट में ही रहती थी। अब वो खुद को वकील कहने लगी। अब यहाँ से वाइट शर्ट हो या ब्लैक पैंट हो, ब्लैक कोट हो, इस तरह से वो अपना पूरा तैयार होकर जाती थी। तो लोगों को लगता था कि ये सचमुच वकील है। जसविंदर से जब प्यार की बातें करती हैं तब वो अपना आप को वकील ही बताती थी, और भले ही चाहे वो मुंशीगिरी का काम कर रही थी। अब यहाँ पे उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही है। उसने अपने जो पति है उससे कहा ये काम छोड़ दो, मैं वकील हूँ, वो सीनियर वकील हूँ और इस सब काम अच्छा नहीं लगता, और लोगों को पता चलेगा कि एक सीनियर वकील के जो हस्बैंड है वो इस तरह की मेहनत मजदूरी टाइप के काम करते हैं। जबकि उसने कभी ये नहीं बताया कि उसकी माँ भी झाड़ू पोंछे का काम करके परिवार का भरण पोषण करती है। वक्त धीरे धीरे ऐसे बीतने लगता है और एक दिन वो देखती क्या है कि चाय की दुकान पर बैठी हुई थी, तभी जो इस कोर्ट के अंदर एक ATM लगा होती है, एक ATM मशीन लगी हुई थी। ATM मशीन में कुछ लोग पैसे डालने के लिए आए हुए थे। दरअसल ये CMS कंपनी है, CMS कंपनी सिक्योरिटी नकदी प्रबंधन सेवा कंपनी, जो कि ATM के अंदर पैसे डालने का काम करती थी। अब ये लड़का है एक जो हर बार आता था, और हर बार आने के बाद इस लड़की की नज़र उस लड़के पर पहुँच जाती है। इस लड़के का नाम होता है मनजिंदर सिंह। अब मनजिंदर सिंह से एक पास जाती है, जाकर उससे बातचीत करती है। शुरुआत में वो ऐसी जो एक तरीका उसका होता है बातचीत करने का, फिर वो धीरे धीरे उससे दोस्ती कर लेती है और दोस्ती करने के बाद कहती है कि तुम क्या काम करते हो उसमें। वो कहता है कि जी मैडम मैं तो 4 साल से यहाँ पर गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइवर हूँ CMS कंपनी का। तभी वो कहती है कि इतना सारा पैसा, कितना पैसा तुमने अपने अधिकतम देखा है। तो यही बातचीत जब करती थी कि कितना पैसा देखा है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, तो वहाँ की जो बारीकियाँ थीं, जिस कंपनी में CMS में वो काम करते थे, जो कि इसके लुधियाने के राजगुरु नगर में जो इनकी कंपनी होती है CMS, उसके बारे में वो एक एक बारीक से बारीक चीज़ें बताने लगा। अब जितनी भी मनजिंदर इससे बातें बताता था, मोना उसकी बातें सुन के बस अब बड़े बड़े सपने देखने लगती है। कहती है कि यहाँ से कुछ ऐसा इंतज़ाम करो कि बहुत सारा पैसा लेके यहाँ से विदेश जाएंगे, वहीं अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करेंगे। तो इस काम में मनजिंदर हालांकि शुरू में तैयार नहीं होता है, लेकिन जब उसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं तो मनजिंदर तैयार हो जाता है। अब यहाँ की जो बारीकियाँ थी बताने लगता है। कहता है कि मैंने अधिकतम इस कंपनी के अंदर 20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, इस तरह की बड़ी बड़ी रकम देखी है। इतनी बड़ी रकम के बारे में बताता था कि मोना को यकीन ही नहीं होता था। तब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ से सारी रकम को एक साथ लूट कर ले जाएं और यहाँ से विदेश भाग जाएं। तो मनजिंदर कहता है कि इतना आसान नहीं है जितना तुम आसान समझ रही हो। तभी मोना प्लानिंग करती है। लगभग 4 महीने से लगातार प्लानिंग चल रही थी और इसी बीच में बातचीत में पता चलता है कि शनिवार और रविवार का जो दिन होता है, इस दिन ये CMS कंपनी किसी भी ATM में कैश नहीं डालती है, इसलिए 2 दिन की ये छुट्टी रखते हैं और शुक्रवार को ज़्यादातर बड़ी मात्रा में पैसे होते थे या फिर सोमवार को बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि अब वक्त आ चुका है, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ से मनजिंदर अपनी टीम तैयार करता है और मोना अपनी टीम तैयार करती है और कुल मिलाकर ये 10 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। जो मनजिंदर यहाँ पर कैश लाने के लिए ड्राइवरी का काम करता था, अब उसका मन में लालच घुस चुका था क्योंकि उसको अब करोड़पति बनना है, उसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब यहाँ से ये 9 जून 2023 की लगभग रात के 2 बजे के आसपास का वक्त था।
उस दिन इसने मनजिंदर ने छुट्टी ली हुई थी। इन्होंने तय किया था कि कोई भी अपना मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। इन्होंने तय किया था कि सभी काले कपड़े पहन के आएंगे। इन्होंने तय किया था कि कुछ ऐसा हुलिया बनाएंगे जिससे चेहरा बिल्कुल भी पहचानने में ना आए। अब वहाँ जाकर देखते हैं तो 60 कैमरों की निगरानी में ये पूरा CMS का ऑफिस बना हुआ था। चारों तरफ से लैस था। 2 सुरक्षा गार्ड होते हैं और 3 लोग वहाँ मौके पर कैश की गिनती कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन इन्हें जो ATM की कैसेट होती है उस कैसेट में नोट लगाने पड़ते हैं जब आप ATM से पैसे निकाल पाते हो। रात के 2 बजे थे और ये जो दोनों सुरक्षा गार्ड होते हैं ये आराम कर रहे थे। तभी मौका मिलते ही उनकी आंखों में मिर्च डाल दी जाती है और जैसे ही मिर्च डाल दी जाती है उनकी जो हथियार थे, उनकी जो राइफ़ल थी, अपने कब्ज़े में लेते हैं, क्योंकि ये 10 लोग थे। इसके बाद सीधा उनके हाथ बांधते हैं, उनके पैर बांधते हैं, साथ ही मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और उन कमरों में जाते हैं जिन कमरों में पैसे रखे हुए थे, जहाँ की जिन कमरों में ये रकम रखी हुई थी। तो वहाँ जाने के बाद अब ये इसी हिसाब से अपना पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जो वो 2 लड़के थे, उन 3 लड़के जो पैसों को गिन रहे थे, उनकी भी आंखों में मिर्च झोंक देते हैं और यहाँ से इन तीनों पैसे गिनने वाले और 2 सुरक्षा गार्डों को एक ही जगह ये बांध के डाल देते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और कहते हैं कि यदि तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो यहीं जान से मार दिया जाएगा। हैरानी वाली बात ये थी कि ये जो 10 के 10 लोग जाते हैं, किसी भी आदमी के, किसी व्यक्ति के हाथ में हथियार नहीं थे, बस एक नुकीली चीज़ ज़रूर थी और उसी नुकीली चीज़ की वजह से ही उन्होंने उनकी राइफ़लें छीन ली थी। अब राइफ़ल उनके पास थी उनकी, और सुरक्षा गार्ड और दूसरे जो कैश गिनने वाले थे वो बंद थे। अब यहाँ से इन्होंने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। पैसे इकट्ठे करते हैं और जो लगभग 3 बैग ये अपने पास इकट्ठे करके रख लेते हैं। एक बैग में 3 करोड़ बताते हैं, दूसरे बैग में 3 करोड़ बताते हैं और तीसरा जो बैग होता है, जितने भी CCTV कैमरे की DVR थी वो DVR को अपने भर के ले जाते हैं ताकि जो सबूत हैं वो पूरी तरह से मिट सकें, ख़त्म हो सकें। अब इन्होंने 1-2 घंटे और भी एक्स्ट्रा इसलिए लिए ताकि यहाँ जितना भी इनके पास सबूत था वो सबूत यहाँ से हर हाल में ख़त्म हो जाएँ। और सुबह 5 बजकर लगभग 50 मिनट के आसपास जब एक और कर्मचारी इस कंपनी में आता है, आकर देखता है कि सब कुछ ऐसा फैला हुआ पड़ा है, इसी की कैश वैन में वो पूरा कैश लेके यहाँ से चले जाते हैं। कैश लेके यहाँ से गायब हो जाते हैं, कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं और अपना काम में लग जाते हैं। इन्होंने ये तय किया था कि जितने भी शख्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, 10 के 10 सब में ये रकम बराबर बांटी जाएगी, इसलिए किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। तय ये भी था कि जो पैसे हैं उन पैसों को कोई भी खर्च नहीं करेगा, इन पैसों को अपनी अपनी जगह ठिकाने लगा कर रखेगा ताकि पुलिस को कुछ भी पता न चल सके। लेकिन जैसे ही ये अगले दिन यानी कि 10 जून 2023 की सुबह 5:50 के आसपास एक कर्मचारी आता है और दूसरे कर्मचारी को, फिर उच्च अधिकारी को, जो इसका मैनेजर तो होता है, उसको ये बताते चलते हैं तो सबकी नींद हराम हो जाती है, नींद खुल जाती है। और उसके बाद फिर पता चलता है, ये सोशल मीडिया पर खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। जो प्रदेश के DGP होते हैं गौरव यादव, जो पुलिस कमिश्नर होते हैं मनदीप सिद्धू और इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं भगवंत मान, सबकी नींद उड़ जाती है और एकदम से मीटिंग आयोजित की जाती है। और मीटिंग आयोजित करने के बाद ये तय किया जाता है कि आखिरकार किसने इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया है, कौन वो व्यक्ति है। अब जब जांच पड़ताल की जाती है तो CMS कंपनी में भारी मात्रा में खामियां निकलती हैं। करोड़ों की रकम थी और करोड़ों की रकम को सुरक्षा में देने के लिए 60 कैमरे थे और 60 कैमरे क्लाउड सिस्टम से जुड़े ही नहीं थे। यानी कि अगर DVR लेके चले जाते तो वो ऑनलाइन वो पूरा डाटा का डाटा सेव हो जाता और सेव होने की वजह से ही ये लोग पकड़े जाते। लेकिन अब ये जहाँ भी हाथ डाल रहे थे वहीं से इन्हें नाकामयाबी मिल रही थी। हर हाल में मुख्यमंत्री चाहते थे इस घटनाक्रम का खुलासा हो, DGP चाहते थे इस घटनाक्रम का खुलासा हो, पुलिस कमिश्नर भी चाहते थे। बड़ी संख्या में टीमें बनाई जाती हैं और चारों तरफ वो टीमें फैलाई जाती हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब एक हरप्रीत नाम का एक लड़का सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर, यानी कि एक रील बनाकर जब अपलोड करता है, उसका चाहने वाला पुलिस को सूचना देता है। और जब सूचना दी जाती है तो पता चलता है कि इस घटनाक्रम को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि एक लड़की ने दिलवाया है। वो लड़की जो एक झाड़ू पोंछा करने वाली की बेटी होती है, मनदीप कौर मोना। फिर पुलिस इसको डाकू हसीना का नाम देती है और डाकू हसीना के बारे में जब पता किया जाता है तो डाकू हसीना मिलती नहीं है, लेकिन हरप्रीत के माध्यम से लगभग 5,75,00,000 रुपए की नकदी बरामद हो जाती है। और जब इस कंपनी के CMS के अधिकारियों ने बताया, पहले बता रहे थे 11 करोड़, फिर बताया उन्होंने 7 करोड़, कभी कुछ, लेकिन इन्होंने एक्यूरेट फिगर बताने की इन्होंने कोशिश की कि 8,49,00,000 रुपए की रकम थी जो यहाँ से गायब हो चुकी है। बाकी सब लोग तो ज़्यादातर पकड़े जा चुके हैं, बताया जाता है कि 5 पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जो इस पूरे प्रोग्राम की हेड होती है, पूरे प्रोग्राम की मास्टरमाइंड होती है मोना, जिसको प्यार से मोना कहते हैं, और मनदीप कौर, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम का
खुलासा होता है उससे लोग वाकई हैरानी में हैं, परेशानी में सोचने पर मजबूर हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार मोना इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है। ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि उसके और उसके पति के हिस्से में, जसविंदर के हिस्से में 2 करोड़ रुपए की रकम आती है। हो सकता है कि उन्हें मौका मिल गया हो और वो यहाँ से विदेश भाग चुके हों। अब आगे क्या सच्चाई है, कितने रुपए इनके पास बकाया हैं, क्या इसमें कितने रुपए इन्होंने डकैती डाली थी, क्या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस अभी जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस का दावा यह है कि उन्होंने 60 घंटे के अंदर इस घटनाक्रम का खुलासा करके मोना यानी कि डाकू हसीना को बेपर्दा कर दिया है, उसे लोगों के सामने लाकर रख दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज शहबाज राणा हैं, शहबाज हैं जो चेन्नई के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही अरविंद पटेल हैं, इनके घर में एक बहुत प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ है। हमें हमारी पूरी टीम की तरफ से इनको बेटी की जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और वो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करे। वो लड़की बड़े होकर बड़ी ऑफिसर बने या जो भी आप चाहते हैं वो बने। रीना देवी हैं, मुरसलिन अली हैं, मोहम्मद अली हुसैन हैं, मनमोहन राउत हैं, वसीम खान, करण कुमार हैं, ब्रह्म प्रजापति हैं, अमरजीत चौधरी हैं, शौकीन सिंह, नीतू गर्ग, लाल चंद सैनी, मोहम्मद शकील, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।